आप सभी का ब्रेक के बाद लगातार काशी से आप ये लाइव बुलेटिन देख रहे हैं और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें कि दूसरे दिन का सर्वे शुरू हो चुका है। सर्वे शुरू हो गया है दूसरे दिन का। पहले दिन जो सर्वे चला था 4 घंटे की सर्वे और वीडियोग्राफी के बाद आज दूसरे दिन कहा जा रहा है कि ये सर्वे पूरा हो सकता है। आज का काम जो ज्ञानवापी परिसर में है आज ही समाप्त हो सकता है। और बड़ी खबर ये कि सर्वे की शुरुआत हो गई है। आज दिन के सर्वे की शुरुआत हो गई है। इससे पहले दोनों ही पक्षों को यहाँ पर बुलाया गया था और सर्वे शुरू होने से पहले जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, चेक्स होते हैं, आज एक 5वें तहखाने तक जाने की बात है, उसको भी चेक किया जा रहा है क्योंकि वो बहुत समय से बंद पड़ा है। तो ऐसे में जब सर्वे टीम अंदर दाखिल होगी तो कई तरह के जोखिम हो सकते हैं। मसलन कोई खतरा तो नहीं है, बहुत समय बाद वो तहखाना खुलेगा, तो इस सब पर भी विचार विमर्श किया गया। आज सर्वे टीम जो है वो तहखानों के साथ साथ जो मस्जिद परिसर है वहां की वीडियोग्राफी करेगी। तो दूसरे दिन के सर्वे की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। पहले दिन 4 घंटे सर्वे चला, आज भी 12 बजे तक ये सर्वे चलेगा और आज उम्मीद ये है कि आज दिन के सर्वे के बाद मुमकिन है जब सर्वे टीम बाहर आए तो वो ऑफिशियली मीडिया में कुछ कहे, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। दोनों विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शबनम पांडे, सत्येंद्र सिंह यादव। शबनम पांडे जी, दूसरे दिन के सर्वे की शुरुआत हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर जो एक 5वां तहखाना है उसमें आज सर्वे टीम दाखिल होगी और मस्जिद के जो अंदर का हिस्सा है परिसर उसमें वीडियोग्राफी के काम को किया जाएगा। देखिए, लगातार जो याचिकाकर्ता के साथ साथ आम जनता भी एक समुदाय विशेष के लगातार कहते रहे कि वहां पे मस्जिद है और अब जब पहले दिन के सर्वे के बाद कुछ खबरें बाहर आती हैं तो लोगों का उत्साह और जन उल्लास देखने को मिलता है। इसे दबा कर रखना पिछली सरकारों की नियति थी। उन्होंने इसी तरह की कार्य प्रणाली रखी कि जनता अपने आस्था, अपनी भावनाओं को दबा कर रखे। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर नागरिक को बराबर का अधिकार है और जिस अधिकार का सदुपयोग करके आज ये जो तहखाने में बंद साक्ष्य हैं, कमरों में बंद साक्ष्य हैं, उनको निकाला जा रहा है। और इसके लिए मैं सरकार को भी धन्यवाद दूंगी कि जिस शांतिपूर्ण तरीके से इस पे कार्रवाई करवाने में सरकार सक्षम रही है। इससे जनता में एक उल्लास है और एक विश्वास है कि हाँ, ये एक ऐसी सरकार है जो हर किसी को निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ न्याय दिलाने में खड़ी रहती है। इसके ठीक पलट हमारे साथी कहते हैं कि भाजपा गुंडों की पार्टी है। सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सांस्कृतिक आस्था के साथ साथ चौतरफा विकास कर रही है, उसके ठीक उलट सपा गुंडों की पार्टी के नाम से पूरी तरीके से प्रसिद्धि पा चुकी है। और कहीं न कहीं आज इन्हें अफसोस हो रहा है कि इन्होंने जिस तरीके से बहुसंख्यक समाज को दबाया था, उनके अधिकारों का हनन किया था और लोकतांत्रिक व्यवस्था पे परिवारवाद की व्यवस्था को बैठाया था। आज जनता इन सबको समझ गई है और निश्चित तौर पे दूसरे दिन के सर्वे में भी आप देखेंगे कि तमाम साक्ष्य मिलेंगे जिससे कि लोगों का जो विश्वास था वो सुदृढ़ होगा और न्यायालय बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ आरोप ये भी लग रहा है कि मामले पर जो है वो राजनीति भी जमकर हो रही है। इस मामले पर राजनीति जमकर हो रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से इसका फायदा उठाने या माइलेज लेने में जुटी हुई है। उसी हिसाब से सबने अपना अपना स्टैंड लिया हुआ है। सत्येंद्र सिंह यादव जी, असदुद्दीन ओवैसी देखिए क्या कह रहे हैं। पहला बयान भी आपको मालूम होगा जब उन्होंने कहा था कि दूसरी बाबरी जो है हम नहीं होने देंगे या बाबरी की तरह एक बार फिर से ज्ञानवापी नहीं जाने देंगे। और कल के सर्वे के बाद देखिए असद ओवैसी कह रहे हैं कि ज्ञानवापी नहीं छीन पाएंगे और बाबरी मस्जिद को जिस तरह हमने खोया उस तरीके से हम कोई ज्ञानवापी को नहीं छीन पाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो कह रहे थे कि ऑनरेबल कोर्ट की बात सबको माननी चाहिए, लेकिन असद ओवैसी जैसे नेता जो खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताते हैं, उत्तर प्रदेश में भी वो चुनाव लड़ने आए थे, वो इस तरह का बयान दे रहे हैं कि जैसे बाबरी को खोया ऐसे ज्ञानवापी को नहीं जाने देंगे। वो कहीं किसी के रहनुमा नहीं है। हम लोग मेले में जाते हैं तो एक खेल होता है कि ऐसा छल्ला फेंकते हैं और उस छल्ले को फेंककर किसी एक सामग्री, किसी एक चीज को उसमें फंसाया जाता है। इसी तरह से बीजेपी के छल्ले की तरह वो काम कर रहे हैं, जो सिर्फ इधर उधर जाते हैं और सिर्फ बीजेपी का फायदा पहुंचाने के लिए, बीजेपी के लिए फंसाने के लिए सारे काम करते हैं। उनके बयान को या उनकी किसी भी बात को, इस बात को ध्यान में रखते हुए देखा जाए और सुना जाए कि इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा पहुंचने वाला है। दूसरी बात यह है कि अगर आप ध्यान से देखिए कि देश में इस तरह की घटनाएं, इनको इसलिए हाइप दिया जाता है ताकि इसके पीछे सरकार आसानी से अपने बहुत सारे काम कर सके। आप देखिए इस वक्त देश में चारों तरफ क्या कुछ नहीं हो रहा है।
आपको जानकारी है कि पवन हंस को कितने में और किसको बेचा गया और क्यों बेचा गया? 6 महीने पुरानी कंपनी को औड़ी कौड़ी भाव में क्यों बेचा गया? आपको कोई जानकारी है? ठीक है। आपको जानकारी है कि कहां से हिंदुस्तान में कोयले की कमी हो जाती है और बाहर अडानी ग्रुप का कोयला तैयार होता है खरीद के? आप बताइए, इस देश में चारों तरफ लूट मची हुई है। ठीक है सत्येंद्र जी, लेकिन विषय पर मैंने जो सवाल पूछा उस पर आपने कहा कि ओवैसी तो जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। शबनम जी, ये आरोप सीधे तौर पर बीजेपी पर है, जो चुनाव में भी लगता है कि ओवैसी तो जानबूझकर बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं, और एक छल्ले नुमा उदाहरण भी दिया सत्येंद्र जी ने। यही लिए कि चाहे ओवैसी जी हो या सपा हो या कांग्रेस हो, ये तथ्यों के बगैर केवल हवा हवाई राजनीति करते हैं और इस तरीके से लोगों को भड़काने का बयान देते हैं। और उसके बाद जब उन पे आरोप लगता है कि आप इस तरीके का बयान देते हैं जिससे कि सौहार्द बिगड़े, तो एक दूसरे को बी टीम ए टीम बताना शुरू कर देते हैं। ये इनकी पुरानी राजनीति है। और आज ये तमाम मुद्दे पे बात कर रहे हैं। जब हम ज्ञानवापी पे बात करते हैं, मैं भी पूछना चाहती हूँ, जब तहखानों में ताले लगते रहे, कमरों में ताले लगते रहे, साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश करते रहे, तो उस वक्त भी बहुत से मुद्दे थे, पर आपने प्रायोरिटी पे इन मुद्दों को क्यों लिया? 1991 में जब इस कानून बन रहा था, तो उस समय भाजपा बहुमत में नहीं थी, पर आप लोग सब उनके सहयोगी थे। तब आपने इस तरीके से उनके अधिकारों को, बहुसंख्यक के अधिकारों को कुचलने के लिए कानून बनाने में मददगार क्यों रहे? ये सारे प्रश्न जनता के मन में चल रहा है और जनता निश्चित तौर पे इन प्रश्नों पे आपसे जवाब सवाल करती रहेगी। और कहीं ना कहीं आप बैकफुट पे आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पे राजनीति का ठेकरा फोड़ना चाहते हैं। ये जनता के सांस्कृतिक, लेकिन शबनम जी आरोप ये भी है, इस सब के साथ साथ आरोप ये भी है कि ये ज्ञानवापी को आप 2024 के लिए तैयार कर रहे हैं। मतलब एक हांडी चढ़ चुकी है, पकते पकते 2024 आ जाएगा और एक बार फिर से आप इसका लाभ उसमें लेना चाहते हैं, इसीलिए मुद्दे का राजनीतिकीकरण आप कर रहे हैं। आज तक ये पहली बार ऐसी सरकार आई है भारत में जिसने की पॉलिसी पैरालिसिस पहले हुआ करती थी। जनता के मुख पर हमेशा इस बात का रहता था कि कोई भी पॉलिसी 100% धरातल पर नहीं उतरती है। हमारी सरकार आई है पॉलिसी कॉन्शियसनेस के युग को लेके, और आज लाभान्वित होने वाले लोगों की वजह से लाभार्थी वर्ग सर चढ़कर बोला, क्योंकि हर किसी के मुंह पे था कि लाभार्थी इतने हैं, इस योजना में इतने हैं। इन बातों को लगातार लोग बोलते रहे। और आज जिस तरीके से ज्ञानव्यापी का भी मुद्दा है, जनता के दिल के करीब का मुद्दा है, और निश्चित तौर पे वो उनके लोकतांत्रिक अधिकार भी है कि वो अपने जिस भी मजहब के हों, वो अगर आस्था रखते हैं तो न्यायालय का दरवाजा खटका कर फैक्ट्स के आधार पर निर्णय करवा सके और अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचा सके। अगर इसको ये चुनाव जीतने का मुद्दा कहते हैं, तो निश्चित तौर पे हर मुद्दा जनता के पक्ष में, हर मुद्दा जनता के समस्या के समाधान करने के पक्ष में, हर मुद्दा चुनाव का मुद्दा होता है, क्योंकि जनता ये जानती है कि यही एकमात्र सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के एजेंडे पे पारदर्शी तरीके से खड़ी है, निष्पक्षता। अच्छा ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण बात आपने कही है, मैं उसे सत्येंद्र जी के पास लिए चलती हूँ।